हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एकदम मस्त। पढ़ाई कैसी चल रही है। बिल्कुल मस्त एकदम पढ़ाई चल रही है ना। थोड़ा सा क्या करना है, ये आपको है ना, अभी लास्ट समय आ गया एग्जाम का ना, तो आप सबसे पहले पढ़ाई मन लगाकर करते रहें। पूरा जी जान लगाकर मेहनत करो, जिससे एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है इस बार, है ना। तो हमने आज यहाँ पे मॉडल सेट 4 की बात करने वाले हैं। मॉडल सेट कितना लेकर आए हैं विद्यार्थी, जो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट कितना है, 4 नंबर का हमने सोल्यूशन लेकर आए हैं। इसके पहले हम मॉडल सेट 1 की चर्चा कर चुके हैं, मॉडल सेट 2 भी बता रखे हैं, मॉडल सेट 3 भी बता रखे हैं, बट आज हम लोग मॉडल सेट 4 करने वाले हैं, है ना। अगर 1, 2, 3 आप मॉडल सेट का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप मॉडल सेट 1, 2, 3 का सॉल्यूशन आप देख लेंगे, जिससे एग्जाम हॉल में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ना। अगर इसका आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट नवादा से आप क्या करें, जुड़ जाएं। अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट नवादा, है ना। आज जो हम लोग करने वाले क्या विद्यार्थी, आज हम लोग करने वाले मॉडल सेट 4 का जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल सेट होता है उसके आंसर को लेकर हमने यहाँ पे आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल की संरचनाएं कैसी होती है। तो NaCl क्रिस्टल की संरचना पूछ रहा है विद्यार्थी, तो इसका आंसर जल्दी जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होने वाला फलक केंद्रित होता है। NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फलक केंद्रित होता है। NaCl का स्ट्रक्चर फलक केंद्रित होता है, इसका स्ट्रक्चर NaCl का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर बी यानी फलक केंद्रित सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि BCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो BCC इकाई सेल का जो संकुलन क्षमता होता है विद्यार्थी वो 68% होता है। अगर SCC का पूछेगा तो कितना मारना है, 52.4% मारना है। अगर FCC का पूछेगा तो 74.4% मारना है। अगर SCP का पूछेगा तो भी आपको 74.4% ही मारना है। लेकिन आपके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि BCC का संकुलन क्षमता कितना होता है। तो BCC का संकुलन क्षमता 68% होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बट आपसे अगर पूछा जाए कि SCC का कितना होगा तो ये हो जाएगा 52.4%। FCC का पूछेगा तो 74% मारिएगा और यहाँ पे SCP का पूछेगा तो भी 74% मारना है। लेकिन हमें BCC का पूछ रहा है तो ये 68% हो जाएगा इसका संकुलन क्षमता, यानी 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें अंत तक, है ना, जिससे एग्जाम हॉल में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। कहता शुद्ध जल का मोलरता कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो मोलरता होता है प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध जल का जो मोलरता होता है ये 55.5 होता है। शुद्ध जल का मोलरता बोलो या मोलरता बोलो, सभी का आंसर 55.5 ही आता है ना। इसका आंसर कैसे आता है हम आपको यहाँ पे बता देंगे कभी आपको टाइम मिलेगा तो, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी 55.5 होता है शुद्ध जल का मोलरता या मोलरता 55.5, यानी 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है बिलियन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं क्या कहलाते हैं। समकृतिक कहलाता है, नहीं होता है। ये समावयवी नहीं होता है। अति प्रसरणी नहीं होता है। ये होता है समप्रसरणी होता है, यानी जब प्रसरण दाब का मान समान हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रसरणी दाब के नाम से जानते हैं उसको, प्रसरणी दाब के नाम से जानते हैं, यानी 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। द्रवित NaCl है ना, द्रवित NaCl है, ये मेरा रहा क्या, वैद्युत अपघटन वर्धन। इसमें रहता है, एक होता है कैथोड जो होता है नेगेटिव, जो एक होता है एनोड जो होता है पॉजिटिव। इसमें जो सोडियम धातु होती है ये कहाँ जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ये जाता है कैथोड के ऊपर जाने है ना, कैथोड के ऊपर जाता है कौन, सोडियम धातु। तो यहाँ पे कहता है द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से जो कैथोड पे जो प्राप्त होता है वो सोडियम धातु होता है। वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सोडियम धातु होता है। द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन कराने से जो कैथोड पर जमा होता है वो सोडियम होता है, सोडियम याद रखिएगा। अब बोलेगा एनोड पे, तो एनोड पे क्या मारना है,
क्लोरीन गैस मारना है, एनोड पे क्लोरीन गैस मारना है। तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, सोडियम कैथोड पे जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विद्यार्थी कि फैराडे का द्वितीयक विद्युत विच्छेदन का नियम संबंधित किससे है? तो फैराडे का जो द्वितीयक नियम होता है प्यारे विद्यार्थियों, फैराडे का जो द्वितीयक नियम होता है ये समतुल्यांक भार से संबंधित होता है, समतुल्यांक भार से संबंधित होता है फैराडे का दूसरा नियम। यानी कि जो वैद्युत अपघट लेंगे उसका समतुल्यांक भार लेना पड़ेगा, वैद्युत अपघट के समतुल्यांक भार के संबंधित होता है फैराडे का दूसरा नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 नंबर क्या कह रहा है कि मरकरी सेल में किसका लेप भरा होता है? जो मेरा मरकरी सेल होता है प्यारे विद्यार्थियों उसमें किसका लेप होता है? तो ये आपको याद रखना है, उसमें हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या डालते हैं? मरकरी हाइड्रोक्साइड का लेप डालते हैं। यानी कि आपको याद रखना है मरकरी सेल में किसका लेप भरा होता है? तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे मरकरी हाइड्रोक्साइड का लेप हम लोग डालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और HgO का लेप हम लोग डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थी? कह रहा है कि अभिक्रिया ए से बी दे रखा है, अभिक्रिया ए से बी दे रखा है के लिए वेग निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? जैसे लिखा है ए रिएक्शन बी लिखा है ना, का अभिक्रिया का वेग अगर आप प्रतिकारक से लिख रहे हो तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, और जब प्रतिफल के सहारे से लिख रहे हो तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? प्लस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिख रहा है इसके आगे माइनस लगा हुआ नहीं, यानी कि ये नहीं हो सकता है। बी यानी प्रतिकारक है तो प्रतिकारक में माइनस नहीं होता, प्लस होता है, तो ये भी नहीं होने वाला है। सी नंबर दिख रहा है, सही दिख रहा है ना, क्योंकि प्रतिकारक के साथ जैसे लिखा गया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस DA/dt, यानी प्रतिकारक की तरफ से लिखते हैं तो माइनस लगाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि समय के साथ ए की मात्रा कम होती जाती है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, 8 का सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निम्नलिखित में क्या होती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है प्यारे विद्यार्थियों वो होता है समय इनवर्स। क्या होता है? समय इनवर्स होता है, इसको याद रखिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? समय इनवर्स होता है, समय इनवर्स होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का क्या मान होता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ होता है 0.693/K होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का जो मान होता है 0.693/K होता है, 0.693/K होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यहाँ पे टी हाफ का मान। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है टी हाफ बताना है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ बताना है। कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, है ना। तो इस प्रकार का 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल सही आंसर है, 0.693/K प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्प्रेरणीय गुण प्रायः दर्शाता है, यानी उत्प्रेरक का जो गुण प्रायः कौन सा मेटल दिखाता है? कहाँ का मेटल होना चाहिए? असंक्रमण तत्व नहीं दिखा सकता है, रेयर अर्थ तत्व भी नहीं दिखा सकता है, प्रारूपी तत्व यानी पी ब्लॉक नहीं दिखा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी संक्रमण तत्व जो होते हैं, जो संक्रमण तत्व जो होते हैं ये मेरा दिखाता है उत्प्रेरण का लक्षण दिखाता है। उत्प्रेरण का गुण किसमें पाया जाता है? संक्रमण तत्वों में पाया जाता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है?
कि दूध किस प्रकार का कोलाइड है तंत्र है। तो दूध एक प्रकार का पायस होता है, दूध एक प्रकार का पायस का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी। पायस क्या होता है, इसमें द्रव होता है परिक्षेपित अवस्था और द्रवी होती है प्रक्षेपित माध्यम होता है, यानी जो द्रव विलयन जो बनता है विद्यार्थी कोलाइड जो बनता है उसको हम लोग पायस के नाम से जानते हैं, यानी दूध एक पायस का उदाहरण होता है। दूध किसका उदाहरण होता है, दूध एक प्रकार का पायस का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर दिखने वाला है 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि जिंक ब्लेंड के जारण से क्या प्राप्त होता है। तो जिंक ब्लेंड जेडेनेस होता है, इसको जारण करवाना है ना, हीट करना है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ZnO प्लस क्या SO2 गैस, यानी कि भर्जन प्रोसेस कर रहा है, भर्जन को ही हम लोग जारण बोलते हैं, यानी कि ZnO बनने वाला है, जिंक ऑक्साइड बनने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऊष्मा और विद्युत के अच्छा चालक क्या होते हैं। ऊष्मा विद्युत का अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट मेरा ऊष्मा और विद्युत के अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेफाइट होता है ऊष्मा और विद्युत के अच्छा चालक। 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो 15 नंबर सवाल पे आ जाओ। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है। रंगीन क्या होता है, NH3 रंगीन नहीं होते हैं, N2O रंगीन नहीं होता है और यहाँ पे NO भी नहीं होता है। यहाँ बच गया क्या, ऑप्शन नंबर डी बच गया, यानी कि NO2 एक रंगीन पदार्थ होता है। इसका रंगीन कैसा होता है, ये भूरा कलर का होता है, एक प्रकार का भूरा कलर का, यानी कि ब्राउन कलर का होता है NO2। NO2 कैसा होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये ब्राउन कलर का होता है, NO2 ब्राउन कलर का होता है, याद रखिएगा। रंगीन कौन होता है, यहाँ पे NO2 रंगीन होता है, याद रखना है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 पे 17 पे आ जाओ। 17 क्या कह रहा है, गोताखोर श्वसन के लिए यंत्र में किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त करता है। जो गोताखोर होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो अपने जो यंत्र होता है उसमें से हम लोग क्या डालते हैं, हीलियम गैस डालते हैं और ऑक्सीजन गैस डालते हैं। हीलियम गैस होते लेकर जाते हैं प्लस ऑक्सीजन गैस को हम लोग मिश्रित करते हैं, श्वसन तंत्रों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गोताखोर यहाँ पे हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण ले जाता है अपने टैंक में भरकर, यहाँ पे गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन गैस। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक के तत्व नहीं है। तो पी ब्लॉक के तत्व कौन नहीं है, यहाँ पे 3 दे रखा है, हाँ पी ब्लॉक के तत्व है, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक के तत्व है, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक के तत्व है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक के तत्व है, और लेड भी पी ब्लॉक के तत्व है ना। तो यहाँ पे मेरा जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन पी ब्लॉक के तत्व नहीं है, तो पी ब्लॉक के तत्व यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 का सी बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, है ना। आ जाओ यहाँ पे 18 नंबर सवाल को आपको कमेंट करके बताना है किसका आंसर क्या आएगा। कहता है चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, सभी विद्यार्थी इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कहता है के यहाँ पे दे रखा है पोटेशियम कोबाल्ट और यहाँ पे टेट्रा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है टेट्रा कार्बोनिल दे रखा है, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है क्या आएगा। तो यहाँ पे के दे रखा है, यहाँ पे कोबाल्ट है और CO का होल 4 दे रखा है। कहता है यहाँ पे क्या ऑक्सीकरण संख्या होगा कोबाल्ट का। देखो विद्यार्थी ए होता है 0, ए होता है न्यूट्रल लिगेंड, तो इससे कोई चार्ज आएगा नहीं। पोटेशियम होता है ये +1 होता है, तो इस टोटल जो दिख रहा है टोटल कितना आएगा, इस पर चार्ज कितना आएगा, इस पर टोटल चार्ज आने वाला है माइनस का चार्ज आने वाला है। इस पे जो टोटल चार्ज आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों वो -1 आने वाला है, यानी कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, -1 आएगा, यानी कि +1 + x = 0 प्लस इक्वल टू 0, यानी कि x = क्या आ गया, -1 आ गया। यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो दिख रहा है कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, ये -1 होने वाला है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या -1 होने वाला है। 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि विनाइल हैलाइड है। तो विनाइल हैलाइड क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि विनाइल होता है क्या है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH
एक बॉन्ड खाली, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप है। और यहाँ पे जब कोई हाइड्रोजन लग जाता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड है। तो यहाँ पे याद रखिएगा विनाइल को किससे सूचित करते हैं हम लोग, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड खाली। यहाँ पे विनाइल हैलाइड क्या होता है, पहले देखो, फिर से देखो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड खाली दिख रहा है, ऐसा है ना। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये हो जाएगा विनाइल हैलाइड हो जाएगा। तो ऐसा जरा देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे CH2 दिख रहा है, CH दिख रहा है, यहाँ ब्रोमीन दिख रहा है, यानी कि यहाँ हाइलाइड लग गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड डी होगा। 21 नंबर सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चतुष्फलकीय है। तो चतुष्फलकीय क्या होता है विद्यार्थी में से, NiCl4 का -2 ये होता है चतुष्फलकीय आकृति के होते हैं। यहाँ पे निकेल टेट्रा क्लोराइड जो दे रखा है यहाँ पे निकेल का चतुष्फलकीय आकृति को शो करता है। चतुष्फलकीय आकृति ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, किसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आज क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि इथेनॉल ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनाता है। मेरा एथेनॉल दे रखा है C2H5 दे रखा है, इसका रिएक्शन किससे करवाना है, ब्लीचिंग पाउडर से करवाना है, ब्लीचिंग पाउडर से। तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर से कराने से क्या बनता है, ये ट्राइक्लोरोमेथेन बनता है, यानी कि एक प्रकार का ये क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया दे रहा है, क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से इसको हम जानते हैं, यानी ट्राइक्लोरोमेथेन बनता है। यानी बनेगा क्या प्यारे विद्यार्थियों, CHCl3 बनता है। इसका यूपेक नाम क्या आता है, इसका साधारण नाम तो जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म होता है साधारण नाम, बट इसका यूपेक नेम क्या दिख रहा है, 3 को क्या दिख रहा है, हैलाइड क्लोरीन दिख रहा है, तो ट्राइक्लोरो और एक कार्बन है तो मेथेन, यानी कि ट्राइक्लोरोमेथेन बनाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 23 कह रहा है निम्न में से किसमें उच्च ताप पर क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन तेजी से होगा। तो क्लोरीन का जब उच्च तापमान पे तेजी से प्रतिस्थापन करवाना है तो आपको एल्केन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा विद्यार्थी, एल्केन लेना पड़ेगा। यानी एल्केन यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इथेन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इथेन, एक एल्केन परिवार का सदस्य है इथेन। तो यहाँ पे इथेन में यानी एल्केन परिवार के सभी सदस्यों में क्लोरीन को जब तेजी से गर्म करते हैं तो ये तेजी से प्रतिस्थापन रिएक्शन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 का यहाँ पे CH3 में तेजी से अभिक्रिया होने वाला है, क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। 24 क्या कह रहा है कि एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। तो एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में किसके द्वारा विभेद कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग आइडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा हम लोग चेक करते हैं। आइडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि कौन एथिल एल्कोहल है और कौन मेथिल एल्कोहल है, आइडोफॉर्म परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर 24 का डी बिल्कुल सही आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है कि डाई इथाइल ईथर एवं n ब्यूटेनॉल क्रमशः है। यहाँ पे डाई इथाइल ईथर, इसमें ईथर क्रियाशील मूलक है, यहाँ पे ऑल लगा हुआ, इसका मतलब कि ये एल्कोहल क्रियाशील मूलक है, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग क्रियाशील मूलक है। एक है क्या रे विद्यार्थी, ईथर है, दूसरा क्या है, एल्कोहल है। तो यहाँ पे क्रियाशील मूलक अलग अलग हो गया ना, यहाँ पे क्रियाशील समावयवी होगा, यानी क्रियाशील मूलक में अंतर आने से क्रियाशील समावयवी बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25 का, कि डाई इथाइल ईथर और n ब्यूटेनॉल क्रियाशील मूलक के उदाहरण, क्रियाशील समूह के समावयवी के उदाहरण है ना। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाओ। 26 नंबर क्या कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करेंगे तो आपको एथेनॉल बनकर मिलेगा। क्या मिलेगा विद्यार्थी, एथेनॉल मिलेगा, क्या मिलेगा, एथेनॉल मिलेगा, एथेनॉल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि टॉलेंस अभिकर्मक में होते हैं। तो टॉलेंस अभिकर्मक का फॉर्मूला याद रखिएगा, सिल्वर होता है NH3 का होल 2 इसके पावर +1 होता है, यानी कि सिल्वर
अमोनियम डाई, यहाँ पे डाई अमोनियम सिल्वर यहाँ पे +1 के रूप में दिखता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। सिल्वर यहाँ पे अमोनिया होती है 2 अणु के रूप में, इस संकुल के ऊपर +1 का चार्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 के बाद 28 नंबर पे आ जाओ। 28 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखलाता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं दिखलाएगा, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखलाएगा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, डी में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी बी के पास अल्फा हाइड्रोजन है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना। 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि दर्पण बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये दर्पण लिखा हुआ नहीं विद्यार्थी, एक आता है सिल्वर मिरर दर्पण लिखा हुआ है, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सिल्वर दर्पण कौन बनाता है, ये पूछ रहा है सिल्वर दर्पण कौन बनाता है। तो ये पूछ रहा है कि सिल्वर दर्पण में कौन भाग लेता है, तो सिल्वर मिरर जांच वही देता है। कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। कौन देता है प्यारे विद्यार्थी, एल्डिहाइड देता है। सिल्वर मिरर जांच एल्डिहाइड देता है। यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड दर्पण बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिल्वर दर्पण बनाने में एल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्वेच के साथ गर्म करने पर बनता है क्या। तो इसको हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एनिलीन लेना पड़ेगा आपको, इसके साथ लेना पड़ेगा एनिलीन प्लस क्या है क्लोरोफॉर्म CH Cl3, और किसके प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थी, इस रिएक्शन का नाम देते हैं हम लोग क्या, कार्बाइल एमीन के नाम से जानते हैं। कार्बाइल एमीन रिएक्शन होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, कार्बाइल एमीन होता है ना। 31 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्मक के साथ दर्पण देता है। तो फिर वही सवाल पूछ रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस देगा। तो टॉलेंस अभिकर्मक वही देता है जो एल्डिहाइड होता है, जो एल्डिहाइड होता है। और एल्डिहाइड किस समूह किसमें पाया जाता है, तो एल्डिहाइड समूह ग्लूकोज में पाया जाता है, एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 31 का ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक होते हैं, जिसके वजह से वो टॉलेंस अभिकर्मक जांच दे देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। 32 क्या कह रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है प्यारे विद्यार्थी वो सिस आइसोप्रीन का होता है। देखो आइसोप्रीन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रांस आइसोप्रीन और एक होता है क्या, सिस आइसोप्रीन। तो ये आपको याद रखना है कि जो ट्रांस आइसोप्रीन होता है वो प्राकृतिक बहुलक में भाग नहीं लेता है, ये सिस बहुलक जो होता है ये प्राकृतिक बहुलक में भाग लेता है, यानी कि ये पॉलीमराइज करता है। सिस आइसोप्रीन का एक प्राकृतिक बहुलक होता है ना। तो 32 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, का निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। तो बुखार को कम करने में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटीपायरेटिक इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थी, एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल करते हैं बुखार को कम करने में, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बुखार को कम करने के लिए, एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल करते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 1 फैराडे विद्युत विच्छेदन कितने कूलम के बराबर होता है। तो 1 फैराडे 96,500 कूलम होता है। इस क्वेश्चन को तो याद ही कर जाना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1 फैराडे कितने कूलम के बराबर, तो 96,500 कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 35 नंबर सवाल कह रहा है कि किस प्रकार के एक्स का साधारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। तो चुंबकीय कण को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी मैग्नेट के द्वारा किसको सेपरेट करेंगे, चुंबकीय जो रहेगा, चुंबक का गुण दिख रहेगा, मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है क्या, चुंबकीय पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है, जिसमें चुंबकीय कण पाए जाएंगे, है ना। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 36 नंबर सवाल आ जाओ। 36 नंबर क्या कह रहा है कि एल्कीन के द्विबंधन का पता लगाने के लिए क्या चीज मिलाया जाता है। तो यहाँ पे
तरल यहाँ पे Br2 मिलाया जाता है। ब्रोमीन का कलर भूरा लाल होता है, जब डबल बॉन्ड इसके संपर्क में आता है तो भूरा कलर गायब हो जाता है। यानी कि तरल Br2 का इस्तेमाल करते हैं, तरल ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं द्विबंधन को पता लगाने के लिए। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि क्लोरोएथेन अमोनिया से क्रिया कर क्या देता है। जब भी क्लोरोएथेन की बात अमोनिया से कराते हैं तो ये क्या देता है प्यारे विद्यार्थी, ये एथेनामीन देता है। क्या देता है, एथेनामीन देता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का ऑर्गेनिक कन्वर्जन है। एक क्वेश्चन मॉडल सेट 3 में भी आया था, है ना, मॉडल सेट 3 में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था। आज क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होने से 3 से 10 मोनोसेकेराइड बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 3 से 10 मोनोसेकेराइड देता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग ओलिगोसेकेराइड के नाम से हम लोग जानते हैं, ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 39 नंबर क्या कह रहा है कि बुना एन और बुना एस एक प्रकार का क्या होता है, तो एक संश्लेषित रबर है। बुना और बुना एन क्या है, बुना एस और बुना एन एक प्रकार का संश्लेषित रबर के उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि ऊर्जा परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो ऊर्जा परिवर्तन का जो उदाहरण होता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ दे रखा ऑप्शन नंबर ए, एडीपी से एटीपी, यानी एडीपी से कहाँ एटीपी, ए नहीं हो सकता, उल्टा लिखा हुआ है, ये होता है एटीपी से कहाँ जाना चाहिए, एडीपी। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं। तेल का वसा में परिवर्तन ये भी नहीं होगा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन ये होता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है ना। ऑप्शन ए नहीं मारिएगा, है ना। ये कहता है एटीपी से एडीपी होना चाहिए, लेकिन लिख रखा है एडीपी से एटीपी, ये तो गलत हो गया, है ना। हमें एटीपी से एडीपी के पास जाना होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन से भी ऊर्जा परिवर्तन को हम लोग मानते हैं। यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि कॉपर माइटो में होता है, तो आपको याद रखना है कि कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट होता है कॉपर माइटो में। यहाँ पे क्या होता है, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट का मिक्सचर को कॉपर माइटो के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, फलों की शर्करा क्या कहलाती है, तो फ्रुक्टोज पाया जाता है। फलों की शर्करा में क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। फलों की शर्करा में फ्रुक्टोज पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, फ्रुक्टोज पाया जाता है। नहीं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। फलों की शर्करा फ्रुक्टोज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, फ्रुक्टोज फलों की शर्करा में के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत होता है प्यारे विद्यार्थियों वो नींबू और संतरा होता है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत यानी कि जो खट्टे पदार्थ में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड के उदाहरण है, तो आवश्यक एमिनो एसिड होता है विद्यार्थियों अर्जिनिन होता है। यहाँ पे आवश्यक एमिनो एसिड के उदाहरण अर्जिनिन एक प्रकार का आवश्यक एमिनो अम्ल के उदाहरण है। क्या है विद्यार्थी, अर्जिनिन एक प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल के उदाहरण है। आपको याद रखना कि आवश्यक एमिनो अम्ल के उदाहरण कौन है, अर्जिनिन है। 44 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 पे जो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष क्या होते हैं, तो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष एक प्रकार का क्रिस्टल दोष होता है। एक प्रकार का एक क्रिस्टल दोष होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रकार का एक क्रिस्टल दोष होता है। कौन, फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष एक प्रकार का क्रिस्टल दोष होता है। यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में संकुलन क्षमता कितनी होता है, एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना, 68% होता है बीसीसी में संकुलन क्षमता, 68% होता है। क्वेश्चन पहले भी आया था। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है हिमांक का अवनमन स्थिरांक क्या है, तो हिमांक का जो अवनमन स्थिरांक होता है उस सभी विलायक के लिए, यानी कि जो सभी विलायक होते हैं सभी विलायक का मान अलग अलग होता है। यानी विभिन्न विलायकों के लिए भिन्न भिन्न मान होते हैं। जो भिन्न मान होते हैं कांस्टेंट होती है ना, यहाँ पे जो विभिन्न विलायक है सभी विलायक के लिए अलग अलग मान होता है। यहाँ पे
KF का मान पूछ रहा है। यहाँ पे हिमांक, अवनमन और स्थिरांक का मान सभी विलायक के लिए अलग अलग होते हैं, यानी 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि हिमांक के अवनमन की विधि का प्रयोग किस प्रकार के पदार्थों के अनुभार निर्धारण में किया जाता है। कि हिमांक का जो अवनमन विधि है इसमें हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ के अनुभार निकालते हैं। तो किस प्रकार का पदार्थ होना चाहिए, यानी कि ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो क्या हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो। क्या प्यारे विद्यार्थियों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ हो, यानी कि अवाष्पशील तो होना चाहिए, यानी कि नॉन वोलाटाइल भी होना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होनी चाहिए, यानी अवाष्पशील भी होना चाहिए और अविद्युत विच्छेदन होना चाहिए, यानी कि ये जल में जाने के बाद, विलयन में जाने के बाद प्लस और माइनस में नहीं टूटता हो, यानी कि अवाष्पशील अविद्युत विच्छेदन वाले पदार्थ को हम लोग यहाँ पे हिमांक के विधि द्वारा पदार्थों का अनुभार निर्धारण करने में इस्तेमाल करते हैं। अवाष्पशील नहीं मारना है, गलत हो जाएगा, है ना। अवाष्पशील में विद्युत विच्छेदन वाला भी आता है, बट यहाँ पे अविद्युत विच्छेदन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज, चीनी, यूरिया, ये सब वाटर में या विलयन में जाने के बाद धन आयन और ऋण आयन में नहीं टूटता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया था। तो विद्युत अपघटन के जो नियम दिए थे फैराडे ने दिए थे। वैद्युत अपघटन के जो नियम दिया था कौन दिया था प्यारे विद्यार्थियों, ये फैराडे ने दिया था। वैद्युत अपघटन के नियम दिए थे फैराडे। 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो M=E/CT दे रखा है ना, यहाँ पे E एक प्रकार का कांस्टेंट है, C क्या है, करंट है, और T यहाँ पे क्या है, टाइम है, यानी कि यहाँ पे EM=ECT एक प्रकार का फैराडे का प्रथम। ये बहुत इक्वेशन अलग अलग जो भी आप मान सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे E को कांस्टेंट मान रखा है, यहाँ C करंट है, T टाइम है ना। आप लोग जब पढ़ते होंगे तो यहाँ पे देखो बताता हूँ, W=ZIT होता है ना, Z कांस्टेंट, I करंट है, T टाइम है ना। वही है यहाँ पे M क्या है, W क्या है, मास है, यहाँ पे M क्या है, मास है। तो यहाँ पे फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हैं, जो भी मानकर आप अपने अनुसार से भार को क्या मानते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट को क्या मानकर चलते हैं, करंट को क्या मानते हैं, समय को क्या मानते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 50 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर, एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखा है A+B और B से रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे A2B पता करता है, A की सांद्रता दुगनी कर दिया जाए और B की सांद्रता आधा कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर क्या होगी। तो आपको आधा है कि इसका अभिक्रिया की दर R=K, यहाँ पे क्या लिखेंगे, A की पावर कितना 2 और B की पावर यहाँ पे कितना दे रखा है, कुछ नहीं, यानी एक, कुछ नहीं तो एक है ना, यहाँ पे एक है। कहता है अभिक्रिया की दर क्या कहता है, कितना हो जाएगा, के ए की सांद्रता कितना करना है, 2 गुना करना है, तो एक की पावर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे बी को कितना करना है, आधा करना है, यहाँ पावर 1। तो इसको जब आप इक्वेशन इसको क्या मानिएगा, फर्स्ट, इसको क्या मानिएगा सेकंड। यहाँ पे क्या करना है कि सेकंड भागा जब 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये अभिक्रिया लगभग 2 गुना आ जाएगा। देखो ना कट जाएगा, ये A² से एक स्क्वायर कटेगा, यानी कि ऊपर में क्या रहेगा, रिएक्शन अभिक्रिया यहाँ पे इक्वेशन 2 रहेगा, तो कैसे क्या मरेगा, तो यहाँ पे R= कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2R आ जाएगा, है ना। यानी अभिक्रिया की दर कितना हो जाएगा, लगभग 2 गुना हो जाएगा। अभिक्रिया की दर लगभग 2 गुना हो जाएगा, है ना। अभिक्रिया की दर यानी कि A की सांद्रता को 2 गुनी कर दिया जाए, B की सांद्रता को आधा कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर 2 गुना हो जाएगा। कॉमन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है कि अधिकांश अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 50 किलो जूल प्रति मोल दे रखा है। तो इस अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक कितना होगा, तो लगभग 2 होगा, यानी कि जब सक्रिय ऊर्जा का मान 50 किलो जूल प्रति मोल लगभग होता है तो इस टाइम जो ताप गुणांक होता है वो लगभग 2 के करीब हो जाता है, लगभग 2 के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन को याद रखिएगा, जब सक्रिय ऊर्जा का मान कितना हो जाए, 50 किलो जूल प्रति मोल हो जाए तो अभिक्रिया की जो ताप गुणांक होता है वो लगभग 2 के करीब हो जाता है। 52 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि कोलाइड विलयन में वैद्युत अपघटन मिलाने पे क्या होता है, तो ये स्कंदन होता है, यानी कि अपक्षेप के रूप में बैठने लगता है, अपक्षेप के रूप में नीचे बैठने लगता है। जब हम लोग कोलाइड विलयन में कोई वैद्युत अपघटन मिलाते हैं तो स्कंदन प्रोसेस होता है, स्कंदन में अपक्षेप बनता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि यहाँ पे माध्यम में कोलाइड कण के
अनियमित गति को झिक झाक मोशन को क्या कहलाते हैं? ब्राउनियन गति कहलाते हैं। यानी जो माध्यमिक जो कोलाइडिक कण है जो अनियमित गति कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? ब्राउनियन गति के नाम से हम लोग जानते हैं, ब्राउनियन गति के नाम से जानते हैं उसको, ब्राउनियन गति के नाम से जानते हैं जब कोलाइडिक कण का अनियमित गति होता है, ब्राउनियन गति। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है क्या? 54 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम निष्कर्षण के व्यावसायिक विद्युत रासायनिक प्रक्रम में प्रयुक्त वैद्युत अपघट क्या होता है? तो उसमें एल्यूमिना होता है और इसमें हम लोग क्या डालते हैं? क्रायोलाइट डालते हैं, Na3Al डाल देते हैं, यानी क्रायोलाइट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। का गलत मिश्रण होता है वैद्युत अपघटन कराते वक्त, है ना, एल्यूमिना आता है, यहाँ पे क्रोलाइट मिलाया दिया जाता है। इसका गलत मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यावसायिक रूप में विद्युत प्रक्रम में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि किसके धातु कर्म में स्वतः अपचयन का प्रयोग नहीं किया जाता है? देखो, स्वतः अपचयन का प्रयोग कब किया जाता है? स्वतः अपचयन का प्रयोग हम लोग जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं, कम क्रियाशील तत्व के लिए हम लोग स्वतः अपचयन प्रक्रम इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या? कॉपर कम क्रियाशील है, जैसे क्या यहाँ पे मरकरी कम क्रियाशील है, जैसे लेड क्या कम क्रियाशील है, तो इसमें हम लोग स्वतः का इस्तेमाल करते हैं ना। अब कहते हैं स्वतः का इस्तेमाल नहीं होता है तो लोहा के लिए नहीं होगा था, क्योंकि लोहा लगभग क्रियाशील हो जाते हैं ना, लोहा थोड़ा सा है ना मध्यम क्रियाशील तत्व होते हैं। यानी 56 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयरन के लिए हम लोग यहाँ पे स्वतः अपचयन अभिक्रिया का प्रयोग हम लोग नहीं करते आयरन के लिए। 56 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि रेडियम के विघटन से रेडॉन गैस प्राप्त की थी, किसने? तो डॉर ने किया था। डॉर ने सबसे पहले आपको रेडियम का जो विघटन करवाने से रेडॉन गैस बनाया था, किसने? डॉर ने बनाया था, डॉर ने बनाया था ना। यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हीलियम का जो मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत होता है प्यारे विद्यार्थियों सूर्य होता है, और क्या होता है? मोनाजाइट होता है, मोनाजाइट होता है यहाँ पे हीलियम का मुख्य स्रोत, और क्या होता है? सूर्य होते हैं। आप दोनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा, है ना। सूर्य और मोनाजाइट हीलियम के मुख्य स्रोत के रूप में काउंट किया जाता है। 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि यौगिक जो जलीय विलयन में साइनाइड देता है तो क्या हो जाता है? KCN ही जलीय विलयन में जाने के बाद साइनाइड देगा, यानी कि प्लस और A- के रूप में टूट जाएगा। बाकी में जो साइनाइड है ये टूटेगा नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सेस बना रखा है, इसमें नहीं टूट सकता है, इसमें भी नहीं, इसमें, क्योंकि ये साइनाइड बना रहा है ना, एक संकुल बना रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना पा रहा है। लेकिन ये क्या? एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड दे रखा है ना। यहाँ पे जल में डालने पर पोटेशियम अलग और साइनाइड अलग हो जाएगा। यानी 59 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ। क्या कहता है? प्रथम संक्रमण श्रेणी वाले तत्व स्कैंडियम के अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? यानी स्कैंडियम का जो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? ये +3 होता है। स्कैंडियम का अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या +3 के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो स्कैंडियम कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? पोटाश एलम का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिटकरी के नाम से जानते हैं। फिटकरी, फिटकरी से जल शुद्ध होता है, आप सुने होंगे यहाँ के फिटकरी से जल को शुद्ध किया जाता है, यानी पोटाशियम को ही हम तो फिटकरी के नाम से जानते हैं। यानी कि 61 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है। फिटकरी से भी जल का यहाँ पे शोधन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है फिटकरी, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटाशियम के नाम से भी जानते हैं। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से किसमें निकेल का ऑक्सीकरण अंक 0 है? यानी निकेल का ऑक्सीकरण अंक क्या किसमें 0 होगा? इसमें निकेल कितना है? +2 पर है। इसमें निकेल कितना है? +2 पर है। इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 0 है। इसमें निकेल कितना पे? +2 पे है। यानी कि यहाँ पे सी नंबर पे वो निकेल क्या दिख रहा है? यहाँ पे 0 की अवस्था में दिख रहा है कि उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 कहाँ पे होगा? यहाँ ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी कोबाल्ट क्या है? एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड, यानी कि इससे ऑक्सीकरण संख्या 0 उत्पन्न करने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर 62 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि साइक्लोहेक्सेन का कौन सा संरूपण कायरल होता है? तो ट्विस्ट बोट होता है।
ट्विस्ट बोट होता है साइक्लोहेक्सेन का, जो कायरल की तरह बिहेव करता है, ट्विस्ट बोट होता है। आज देखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा याद रखना है कि साइक्लोहेक्सेन का कौन सा संरूपण कायरल होता है, तो ट्विस्ट बोट होता है। याद रखिए ट्विस्ट बोट होता है जो कायरल की तरह बिहेव करता है। 63 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाओ, क्या कह रहा है कि सैंडमेयर अभिक्रिया में भाग लेने वाला लवण क्या है। सैंडमेयर अभिक्रिया में कौन सा लवण भाग लेता है, तो यहाँ पे डाईएजोनियम लवण भाग लेता है। डाईएजोनियम लवण भाग लेता है सैंडमेयर रिएक्शन में। क्या लेता है विद्यार्थी, डाईएजोनियम लवण लेता है, भाग लेता है, डाईएजोनियम लवण भाग लेता है सैंडमेयर रिएक्शन में, डाईएजोनियम लवण। यानी 64 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला। याद रखिए विद्यार्थी इसको क्वेश्चन को, है ना। 65 नंबर क्या कह रहा है, 65 नंबर का द्वितीयक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहते हैं। द्वितीयक एल्कोहल यानी कि एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, ये द्वितीयक एल्कोहल है। ये क्या है विद्यार्थियों, द्वितीयक एल्कोहल यानी एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास एक हाइड्रोजन हो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, एल्कोहल है, बगल वाले कार्बन है बट उसके पास एक ही हाइड्रोजन है ना। तो 65 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाओ। तृतीयक एल्कोहल समूह में उपस्थित रहते हैं, फिर वही बात, कार्बन है, यहाँ पे एल्कोहल है, यानी एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिखे उसको क्या बोलते हैं, तृतीयक एल्कोहल बोलते हैं। यानी कि एल्कोहल है बट उसके बगल वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नजर नहीं आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 पे क्या आ जाओ, क्या कहता है 67 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है बेंजोइक अम्ल से किसके द्वारा बेंजाइल क्लोराइड बनाया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल से बेंजाइल क्लोराइड हम लोग SOCl2 के मदद से बनाते हैं। किसके मदद से, SOCl2 के मदद से हम लोग बेंजीनोइक अम्ल को बेंजाइल क्लोराइड के में परिवर्तन करते हैं। किसके मदद से, SOCl2 के मदद से हम लोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 68 नंबर सवाल कह रहा है कि यहाँ पे दे रखा है एमाइड को जब हम लोग ब्रोमीन और क्यूएच के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो के दौरान निर्मित मध्यवर्ती क्या है, यानी कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो ये आपको याद होगा, ये बनता है RCONHBr और प्लस में क्या बनता है, यह बनता है RnCO बनता है इंटरमीडिएट के रूप में। इसका मैकेनिज्म जब आप ड्रॉ करेंगे इस रिएक्शन का तो यहाँ पे देखिएगा RCONH2Br, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 68 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, इंटरमीडिएट क्या बनता है, ROCONH2Br RCNO बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 69 कितना दे रखा है कि H+ आयन की सांद्रता कितना दे रखा है, 10 के पावर -7 दे रखा है। H+ आयन की सांद्रता 10 के पावर -7, तो कहता है बिलियन का pH कितना होगा। देखो अगर कभी जब भी आपको H+ आयन की सांद्रता दे रखा है, आपको pH पूछे तो उसको जो पावर उसको हम सिर्फ लिख देंगे 7, यानी यहाँ जो पावर 10 के पावर -7 यही बिलियन का pH हो जाता है। जैसे आपको हम पूछते हैं अगर 10 के पावर कितना दे रखा है, -5 दे रखा है, तो इसका बिलियन का pH कितना होगा, तो सिर्फ 5 हो जाएगा। यानी जो पावर में रहेगा वो जो संख्या उसको नीचे उतार कर लिख देना, यानी 5 दिख रहा है तो pH 5 हो जाएगा। यहाँ कुछ हो दिखे तो वही होगा pH, है ना। यहाँ कितना दिख रहा है 10 के पावर 7, यानी कि इसका बिलियन का pH कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि भर्जन प्रक्रिया में किस धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, कि भर्जन प्रक्रिया में किसका, है ना, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो कार्बोनेट अयस्क का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि भर्जन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेट अयस्क का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। भर्जन प्रोसेस में कार्बोनेट अयस्क का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हमारा आज का इस वीडियो में 70 क्वेश्चन हमने किया है, यानी कि मॉडल सेट हमने 4 को देख रहे थे, मॉडल सेट 4 को। अगर मॉडल सेट 1 नहीं देखें, 2 नहीं देखें, 3 नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से इसको देख लेंगे। और एग्जाम बहुत करीब आने वाला है, इससे आपको मन लगाकर पढ़ाई करते रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।